करते हैं उनसे किस तरह डिफरेंट होता है, और फोर्स वेक्टर से हम फोर्स स्केलर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए जो आउटलाइन है उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग देखेंगे कि फोर वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, मिन कॉस की स्पेस की डेफिनेशन क्या है। इन दोनों की हम डेफिनेशन ही पढ़ेंगे क्योंकि पिछले क्लास में ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन को हम किस तरह से डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं और उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे रिजल्ट्स पे। उसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरचेंज कंपोनेंट्स को। इंटरचेंज कंपोनेंट्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम लोग अगर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करें एस 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 प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट एस फ्रेम के रिस्पेक्ट, तो उससे हमारे कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करने से हमारे रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट। आप जूम कर लो इससे बच्चे, थोड़ा सा जूम कर लो और स्पीड थोड़ी स्लो रखना ताकि बच्चों को समझ भी आए, ठीक है। स्पीड स्लो पेस के साथ एक दो स्टेप जूम कर, थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। सर अब ठीक है? हाँ अब ठीक है बच्चे, अब ठीक है। नाउ यू कैन काउंट। डिस्प्लेसमेंट फोर वेक्टर में बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे कि इसके फोर वेक्टर से हम डिस्प्लेसमेंट में किस तरह शिफ्ट होते हैं, और इसके लिए हम लॉरेंट्ज की वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट्ज की ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि मैट्रिक्स अलजेब्रा इस पे किस तरह से अप्लाई होता है। और डिस्प्लेसमेंट को सोल्व करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से फोर वेक्टर से फोर स्केलर में कन्वर्ट होता है और उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से सेम रहता है अगर हम फ्रेम भी चेंज कर ले या फिर हमारे पास कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो। फर्दर हम इसमें प्रॉपर टाइम इंटरवल को भी डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसकी कंडीशन देखेंगे। प्रॉपर टाइम इंटरवल की कंडीशन समटाइम्स स्पेस में जाके हमारे पास हमें पता नहीं चल रहा होता कि किस तरह से ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम जनरल डेफिनेशन मतलब जनरल फार्मूला एक ड्राइव करते हैं जिससे हम स्पेस के लिए भी, स्पेस वाले इवेंट्स के लिए भी हम लोग प्रॉपर टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्पेस लाइक इंटरवल और टाइम लाइक इंटरवल के लिए भी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, और हम ये कहेंगे कोई प्रॉपर टाइम फ्रेम से इंडिपेंडेंट किस तरह है उसको भी हम लोग प्रॉपर डेरिवेशन के साथ सोल्व करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रॉपर टाइम के एग्जांपल स्पेस के रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से देखेंगे, और टाइम डायलेशन के साथ इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे स्पेशल रिलेटिविटी में जो टाइम आ रहे होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनको कौन से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और कौन से ऑब्जर्वर उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टाइम है। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट टाइम, सेकंड इज प्रॉपर टाइम एंड द थर्ड वन इज स्पेस टाइम इंटरवल। कोऑर्डिनेट टाइम को अगर हम सिंपली देखें तो कोऑर्डिनेट टाइम बेसिकली एक ऐसा टाइम होता है जिसको कोई भी ऑब्जर्वर जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है उसको ऑब्जर्व कर सकता है। बेसिकली ये फ्रेम डिपेंडेंट होता है, इसके लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना लाजमी होता है। इसके बाद अगर हम प्रॉपर टाइम को देखें तो प्रॉपर टाइम एक इस तरह का ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर सकता है जो कि दोनों इवेंट्स जहाँ पे अक्कर हो रहे हैं वहां पे प्रेजेंट होता है और वो सेम क्लॉक से उन दोनों को देख रहा होता है। इसके लिए हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कंडीशन वॉयलेट भी कर देती है, वो नॉन इनर्शियल भी हो सकते हैं ऑब्जर्वर जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। स्पेस टाइम इंटरवल बेसिकली होता तो ये प्रॉपर टाइम जैसे ही है, लेकिन इसमें एक और फैक्टर आ जाता है कि हम इसको डिस्टेंस के साथ कंपेयर करते हैं। डिस्टेंस और टाइम इंटरवल जो कि दो इवेंट को सेपरेट कर रहा होता है ये उस पर डिपेंड करता है। आगे एक एग्जांपल है जिससे हमें ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ये एक इवेंट है जो कि हो रहा है हमारे पास, ये स्टारबक है जो यहाँ से हमारे पास स्पेसशिप से यहाँ से इवेंट ए ये है कि यहाँ से ये लोग लीव कर रहे हैं और इवेंट बी पे आके ये लोग दोबारा से यहाँ पे री एंटर हो रहे हैं और 4 ऑब्जर्वर है। एक स्टारबक इटसेल्फ है, एक अपोलो है, एक रोसलन है और एक गैलेक्टिक है। ये चारों जो है ये इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हमने इसमें देखना है कि कोऑर्डिनेट टाइम कौन मेजर कर रहा है, प्रॉपर टाइम कौन मेजर कर रहा है और स्पेस टाइम इंटरवल कौन मेजर कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट टाइम। कोऑर्डिनेट टाइम की सिंपल कंडीशन हमारे पास ये थी कि इनर्शियल फ्रेम में रहते हुए कौन ऑब्जर्व कर रहा है उसको। तो यहाँ पे जो रोसलन है और गैलेक्टिक है ये विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहे हैं और अपोलो जो है उसकी वेलोसिटी क्या है, रेस्ट पे है। अपोलो रेस्ट पे और उसकी वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी 0। जब हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट टाइम कौन मेजर कर रहा है तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा अपोलो
क्योंकि वो रेस्ट में है और इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्दर अब अगर हम रोसलिन और गैलेक्टिका की बात करें तो हमारे पास मसला बेसिकली यहाँ पे आएगा, ए हो रहा है तो रोसलिन वहां पे ही है, लेकिन जब इवेंट ए के बाद इवेंट बी होगा तो रोसलिन बेसिकली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो इवेंट बी को नहीं देख सकता कि वो कितने टाइम पे हो रहा है। तो इसके लिए हम गैलेक्टिका को देखेंगे, ये दोनों मिलके हमें कोऑर्डिनेट टाइम देंगे। जब रोसलिन T1 को ऑब्जर्व करेगा और गैलेक्टिका T2 को ऑब्जर्व करेगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा वो कोऑर्डिनेट टाइम होगा बेसिकली इन दोनों इवेंट्स के लिए। आगे हम अगर मेजर करें कि इसको प्रॉपर टाइम को कौन मेजर करता है, तो प्रॉपर टाइम के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि जो ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा वो उसी पोजीशन पे होना चाहिए जहां पे दोनों इवेंट अकर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि अपोलो वहीं पे है जहां से एक इवेंट अकर हो रहा है और दूसरा फिर दोबारा से इवेंट बी में स्पेसशिप दोबारा से वहीं पे एंटर हो रही है। तो अपोलो एक वो होगा जो कि हमारे पास प्रॉपर टाइम को मेजर करेगा। इसके अलावा स्टारबक बेशक उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन और उसमें एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर टाइम को नोट करेगा, क्योंकि प्रॉपर टाइम के लिए हमारे पास प्रॉपर टाइम फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, और ये भी हम आगे देखेंगे कि फ्रेम इंडिपेंडेंट क्यों होता है। फर्दर हमारे पास आ जाएगा स्पेस टाइम इंटरवल। स्पेस टाइम इंटरवल के लिए बेसिकली हमारे पास ये होता है कि वो दोनों ऑब्जर्वर जो कि कोऑर्डिनेट टाइम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और प्रॉपर टाइम भी वो स्पेस टाइम इंटरवल को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्ट है कि अगर हम डेफिनेशन को यूज करें तो हमारे पास होता है कि ये डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड होता है दो इवेंट के लिए। अगर यहाँ पे हमारे पास रोसलिन और गैलेक्टिका का डिस्टेंस हमारे पास होता तो हम इजीली इन दोनों के थ्रू भी स्पेस टाइम इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम लोग सिर्फ अपोलो के थ्रू स्पेस टाइम इंटरवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अफसर जूम लाजमी कर लिया करो, पूरा पेज जो होता है वो उसको फिर विजिबल सही नहीं होता, इसको जूम कर लिया करो हर पेज को जब आप नेक्स्ट करते हो तो। ठीक हाँ है सर। ऐसे। नेक्स्ट हमने फोर वेक्टर को डिस्कस करना है। फोर वेक्टर बेसिकली हमारे पास होता है कि कोई भी फोर एंट्रीज हो रही होती हैं, जिस तरह स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट को हम कह सकते हैं, इसी तरह अगर हम मोमेंटम को स्पेस में डील करें तो हम उसको भी कह सकते हैं कि वो फोर वेक्टर में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। फोर वेक्टर को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए या फिर अपनी वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को इजीएस्ट करने के लिए। जिससे यहाँ पे अगर हमने एस फ्रेम से किसी एस प्राइम फ्रेम में जाना है, तो अगर हमें लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जाना है तो इसकी हम इस फॉर्म में जा सकते हैं। यहाँ पे ये मैट्रिक्स को हम लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ा सा इसमें कंपोनेंट्स को चेंज किया हुआ है ताकि हमारे पास यहाँ पे अयोटास खत्म हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आती है मिनकॉस की स्पेस। इसमें हमारे पास 3D यूक्लिडियन स्पेस होती है और हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होता है टाइम का, और ये मिलके हमारे पास होता है मिनकॉस की स्पेस। मिनकॉस की स्पेस में एक ये होता है कि हमारे पास जो स्पेस टाइम इंटरवल आता है ना इवेंट्स का, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है किसी भी फ्रेम से। बेसिकली हमारे पास स्पेस टाइम इंटरवल होता है डेल्टा एस का स्क्वायर, और डेल्टा एस का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डेल्टा एस डॉट डेल्टा एक्स, जो कि होता है डॉट प्रोडक्ट। और जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो हमें पता है कि उसकी वैल्यू एक स्केलर आती है और स्केलर चेंज नहीं होता, इसलिए हमारे पास जो होता है इसमें स्पेस टाइम इंटरवल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड नहीं कर रहा होता किसी भी चीज पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के, एक चीज को किस तरह दूसरी में ट्रांसफर किया जा सकता है। एस फ्रेम से हम किस तरह एस प्राइम फ्रेम में जा सकते हैं और उसको कितनी वेज में हम चेंज कर सकते हैं। हम लोग इसको एक बहुत जनरल एग्जांपल से करते हैं कि जब हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो हम उसके लिए 3 मेथड यूज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो तीनों से हमारे पास रिजल्ट सेम आते हैं और उससे हमारे पास रूट सेम रहते हैं, लेकिन इजीएस्ट वे में हम किसी भी फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह हम लोग चेंज करते हैं अपने थोड़े से रूल ताकि हम लोग इजी वे में जाके उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सके। इससे हमारी फिजिक्स पे कोई चेंज नहीं आता। बस हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हम 4 वेक्टर को किस वे में डिस्कस कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन जो हम इसमें कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम इमेजिनरी नंबर को अवॉइड कर सके, कि कोई इमेजिनरी नंबर ना आ सके बीच में। और इसके अलावा हम कह दें कि हम चेंजिंग मॉरल ऑफ साइंस का मतलब है कि हम जो हमारे पास कॉन्सेप्ट गिवन है हम उनको इस तरीके से अरेंज करें कि वो फिजिक्स को भी सेटिस्फाई करे और वो हमारे पास इजी फॉर्म भी आ जाए।
के बाद I will come back to explain proper time with the help of example, but now I would like to invite Zainab to continue further. Assalamualaikum everyone. My name is Zainab Khalid. My roll number is 6, and my topic is all about dot product interchange of components and displacement for vector. तो पहले हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट है क्या और कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। यहाँ हमें एक फॉर्मूला दिया गया हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू समीशन i इज इक्वल टू 1 अप टू n ai bi। यहाँ n जो है वो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ सिर्फ 2D या 3D की बात नहीं कर रहे। यहाँ हम कोई भी डायमेंशंस ले सकते हैं। हमें किसी भी डायमेंशन में अगर वेक्टर दिए जाएं तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हमें ये नजर आ रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए जाएं a b और उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो क्या बनेगा, a1 b1 प्लस a2 b2 a3 b3 अप टू an bn n डायमेंशंस तक हमारे पास आ जाएगा। हम जानते हैं कि बेसिकली डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का लिया जाता है और जो रिजल्ट बनता है एट द एंड वो हमारे पास एक स्केलर बनता है, रियल स्केलर। नेक्स्ट हमारे पास है जो टॉपिक है वो है इंटरचेंज कंपोनेंट्स। जैसा कि हमें पता है कि मिन्कोस्की वेक्टर के बारे में कि वो क्या होता है। बेसिकली मिन्कोस्की 4 वेक्टर में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ जो इंटरचेंज कंपोनेंट्स में स्टडी कर रहे हैं वो मिन्कोस्की वेक्टर है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसके कंपोनेंट्स हमारे पास आ रहे हैं x, y, z एंड t। x, y, z एंड t। अब 4D में हम इस तरह एडजस्ट करते हैं कंपोनेंट्स को कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम 3D लेट कर लेते हैं और वर्टिकल लाइन को हम टाइम कंसीडर कर लेते हैं। इसमें अगर हम टाइम को एज अ फर्स्ट कंपोनेंट कंसीडर करें तो हमारे लिए इस सारे सिनेरियो को समझना आसान हो जाएगा कि वो आखिर हो क्या रहा है। अब ऊपर वाले मैट्रिक्स में ऊपर करना आप सब, ऊपर वाले मैट्रिक्स में कलर पोर्शन जो है ये हाईलाइटेड जो हुआ है इसको देखते हैं। अब सिर्फ हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ हम इसको ही सॉल्व क्यों करें, इन्हीं दो रोज को हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लेंगे तो रोटेशन जैसी ही वो बनेगी ट्रांसफॉर्मेशन, और रोटेशन में हमारे पास साइन और कोस आ जाते हैं जो कि 1 बना देते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, जिसके लिए हमारे लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अब मैट्रिक्स में अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास बन जाता है गैमा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर। अगर इसमें हम लोग गैमा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ये सारे अगर हम इसको कॉमन लें और उसके बाद इसको फर्दर देखें कि हमारे पास गैमा का असल में फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है गैमा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा अंडर रूट वाली टर्म को अगर हम गैमा के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर लें तो हमारे पास 1 आ जाता है, जिससे ये बात शो होती है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मिन्कोस्की स्पेस में रोटेशन जैसी ही होती है। यहाँ इन्होंने जो मैंने आपको बताया कि गैमा को अगर हम लोग ये अंडर रूट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 1 आ जाएगा किस तरह। नेक्स्ट अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट फॉर वेक्टर। हमारे पास एक स्टैंडर्ड वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट जो 2D में होता है वो एक बहुत सिंपल सा है, जो ये डायग्राम में नीचे शो हुआ है। यहाँ R1 और R2 दो वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान वाला वेक्टर जो है जो इन्हें मिला रहा है उसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। ये तो हो गया 2D वेक्टर में। अब बात करते हैं 4 वेक्टर की, जिसमें हम 2 इवेंट्स कंसीडर करेंगे और सेम 2D की तरह इनका डिफरेंस लेंगे। जो 2 इवेंट्स हम उनमें से इवेंट ए को एस प्राइम में अकर करवाएंगे और उसकी जो पोजीशन होगी वो x1, y1, z1 एंड t1 होगी। और इसी तरह इवेंट बी जो होगा उसमें एस प्राइम में अकर होगा और उसकी पोजीशन x2, y2, z2 एंड t2 होगी। एस प्राइम में कंपोनेंट्स x1, y1, z1 एंड ICT1 होंगे। ICT1 किस तरह आया ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था।
मिनकॉस्की स्पेस में। अब ये 4 वेक्टर हैं जो इनके कंपोनेंट्स फ्रेम चेंज करने से चेंज हो जाएंगे। ये हम लोगों ने लॉरेंट्ज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था और हम इसको आगे फर्दर भी डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट लास्ट मेरा टॉपिक है वो है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैट्रिक्स दिया गया है वो ये दिया गया है, नीचे करना। इस मैट्रिक को हम अगर फॉर्मूले में पुट करें, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले में, जो क्या है L प्राइम इज इक्वल टू L इंटू एक्स। L प्राइम पे हमारे पास जो है वो एस प्राइम में अकर होने वाले कंपोनेंट्स हैं 4 वेक्टर्स के, जो कि C, T प्राइम, X प्राइम, Y प्राइम एंड Z प्राइम है। इसी तरह X जो हमारे पास है वो उसके कंपोनेंट्स है हमारे पास S प्राइम में अकर हो रहे हैं। अब इनको अगर हम सॉल्व करें ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, नीचे इक्वेशन बनेगी वो बनेगी सी टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू सी टी प्लस माइनस गैमा वी ओवर सी इंटू एक्स। अब ये जो टी प्राइम के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर हम राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास टी प्राइम की एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी, जो कि है गैमा इंटू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। अब इसी तरह हम लोग मैट्रिक्स से लेके ऑपरेशंस अप्लाई करके उसमें से एक्स प्राइम की भी इक्वेशन निकाल लेंगे, वाई प्राइम की भी, जी प्राइम की। एक्स प्राइम की हमारे पास बनेगी गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम की हमारे पास वाई आ जाएगी और जी प्राइम की हमारे पास जी आ जाएगी। और ये हमें पता है ये लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ही बनती जा रही है। अब यहाँ इवेंट 1 जो है उसमें वो उसे इस वे में डिफाइन किया गया है, ये जो वे आपको दिखाया मैट्रिक्स का, और सेम इवेंट बी को भी इसी तरह प्रेजेंट करेंगे। अब हमें पता है कि ए और बी जो है वो एक 4 वेक्टर है और इनके कंपोनेंट्स फ्रेम चेंज करने से चेंज होंगे या ट्रांसफॉर्म होंगे। तो इनका डिफरेंस अगर ए और बी का 4 वेक्टर्स का डिफरेंस लिया जाए तो वो भी एक जो बनेगी मैट्रिक्स वो भी 4 वेक्टर ही बनेगा, और उसको भी अगर हम फ्रेम चेंज करें तो उसके कंपोनेंट्स भी चेंज होंगे। और न्यू वेक्टर जो आएंगे वो ये आएंगे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी और डेल्टा टी। ये हमारे पास जो है डिफरेंस आ रहा है ए और बी के कंपोनेंट्स का। इसको हम लोग कह देंगे डिस्प्लेसमेंट 4 वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट 4 वेक्टर को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट 4 वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, डेल्टा एस डॉट प्रोडक्ट इंटू डेल्टा एस, तो हमारे पास वो 4 वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल आएगा। नीचे अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट इस तरह नीचे जो शो किया हुआ है वो इसका डॉट प्रोडक्ट को शो किया हुआ है किस तरह आ रहा है, डेल्टा एक्स एस स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। यहाँ माइनस जो है ना एओटा स्क्वायर का है। अगर हम ये डेल्टा एस स्क्वायर का अंडर रूट लें तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ये सेम ये हमारे सारे में सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम देगा, क्योंकि जो हमारे पास डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी है ना, वो तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन डेल्टा एस जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो चेंज नहीं होगा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है डेल्टा एक्स, ये इस पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो सकती है। ये इसको आगे हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा में देखेंगे, जिसको शीजा एक्सप्लेन करेगी। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल शीजा टू प्रोसीड इट। थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. I am Shiza with roll numbers, and I will discuss about matrix algebra. Magnitude of displacement for vector is a 4 scalar. Then proper time interval. आगे हम उसकी definition और conditions देखेंगे और उसकी general definition को discuss करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे space like separated events और time like separated events। हम इनकी definitions को discuss करेंगे। उसके बाद हमने देखेंगे कि proper time interval जो है वो हमने जो general condition use किया उसमें हमारे पास वो frame independent होगा। So first I will start from matrix algebra। तो matrix algebra में हमारे पास ये होता है कि हम अगर कोई भी दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी जो डायमेंशंस होती हैं वो हमारे पास एग्जैक्टली सेम होती हैं। जैसे कि हम किसी भी वेक्टर में या फिर कहीं भी हम यूज करते हैं तो हम यूनिट से सेम लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम अगर दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट
करेंगे तो उनकी डायमेंशंस जो होंगी वो हमारे पास सेम होंगी। इसके बाद आता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 वेक्टर। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि हम डेल्टा एस डॉट डेल्टा एस लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा लेंथ स्क्वायर ऑफ 4 वेक्टर के इक्वल। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूं आएगा, डेल्टा एस का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास -1 का हो गया, -1 के इक्वल हो गया। तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे यानी कि डेल्टा एस स्क्वायर के हम अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 वेक्टर। तो चूंकि हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें स्केलर क्वांटिटी देती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेसिकली कि मैं बात को कंक्लूड करें तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड जो होता है ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 वेक्टर का, वो हमारे पास एक 4 स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास सेम होती है। चूंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 वेक्टर वो भी ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, तो ये हमारे पास जो 4 स्केलर आएगा ये भी तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होगा। और अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा ये कि इसमें लेंथ ऑफ 4 वेक्टर जो होगी ना वो हमारे पास सेम रहेगी, वो हमारे पास चेंज नहीं होगी। अब आगे डेफिनेशन आती है प्रॉपर टाइम इंटरवल की। तो प्रॉपर टाइम इंटरवल की डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है कि अगर इसमें हमारे पास ये होता है कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें 2 इवेंट्स जो हों वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे अकर हो रहे हों और उनका जो टाइम डिफरेंस हो रहा हो ना वो एक सिंगल क्लॉक से मेजर किया जा रहा हो, तो जो टाइम डिफरेंस हमारे पास आएगा वो हमारे पास प्रॉपर टाइम इंटरवल आएगा। मीन्स के हमारे पास एक सिंगल ऑब्जर्वर होगा जो उन दोनों इवेंट्स को मेजर ऑब्जर्व कर रहा होगा जो कि एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे अकर हो रहे होंगे। तो आगे इसकी कंडीशंस हमारे पास ये हैं कि हमारे पास इवेंट्स जो होंगे वो सेम पोजीशन पे अकर होंगे और वो सिंगल ऑब्जर्वर से या फिर सिंगल क्लॉक से हमारे पास ऑब्जर्व किए जा रहे होंगे। इसके बाद मैं इसकी यूज करूंगी जनरल डेफिनेशन। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस लिए जनरल डेफिनेशन यूज कर रही हूँ। तो जनरल डेफिनेशन हमारे पास एक होगी डेल्टा टाउ का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एस का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया है कि प्रॉपर टाइम हमारे पास होता है कि 2 इवेंट्स जो वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे अकर हो रहे हो और एक सिंगल ऑब्जर्वर उनको ऑब्जर्व कर रहा हो जो कि उस टाइम उस वहां पे मौजूद हो, जो जहाँ पे 2 इवेंट्स जो है ना अकर हो रहे हैं एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे। लेकिन हमने कुछ केसेस में, सर्टेन केसेस में हमारे पास ये होता है कि कोई ऐसा शख्स, उसके लिए एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस फाइंड करना नामुमकिन हो जाता है या फिर मुश्किल हो जाता है जिसमें 2 इवेंट्स जो वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे अकर हो रहे हो। तो उसके लिए फिर हम जनरल डेफिनेशन यूज करते हैं। तो जनरल डेफिनेशन के लिए आगे हम देखेंगे कि डेल्टा टाउ का स्क्वायर हम लोगों ने किस तरह लिया है और आगे उसकी हम लोगों ने फर्दर डेरिवेशन या फिर किस तरह हम लोगों ने किया है। इससे आगे हम डिस्कस, इसमें हमारे पास आ जाता है हम इसमें, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पास उसकी हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मिल रहा तो हम प्रॉपर टाइम इंटरवल मेजर नहीं कर सकते। हम प्रॉपर टाइम इंटरवल जो है वो अभी भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये होगी कि हमारे पास जो प्रॉपर टाइम इंटरवल है ना वो हमारे पास इमेजिनरी होगा। इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं और इससे आगे हम लोग देखते हैं हमारे पास इससे आगे हम देखते हैं हमारे पास टाइम लाइक सेपरेटेड इवेंट है और स्पेस लाइक सेपरेटेड इवेंट्स है। हम इनकी डेफिनेशंस को रीड करते हैं। तो स्पेस लाइक सेपरेटेड इवेंट्स का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, एस का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है सी स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर। तो एस स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा स्पेस टाइम इंटरवल को और सी स्क्वायर, सी हमारे पास यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है और डेल्टा टी हमारे पास चेंज इन टाइम है और डेल्टा आर हमें हमारे यहाँ पे स्पेस को शो कर रहा है। यानी कि डेल्टा आर का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास होगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जी का स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास आगे फर्दर 3 कंडीशंस आएंगे कि हमारे पास एस स्क्वायर या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है या फिर लेस देन 0 हो सकता है या फिर इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो स्पेस लाइक सेपरेटेड इवेंट्स में जो हमारे पास एस स्क्वायर होगा वो हमारे पास लेस देन 0 होगा, क्योंकि जो हमारे पास डेल्टा आर का स्क्वायर है ये हमारे पास ग्रेटर देन होगा डेल्टा टी से। तो इसलिए हमारे पास सी स्क्वायर डेल्टा टी का होल का स्क्वायर, जो सी स्क्वायर तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन जो डेल्टा टी है वो हमारे पास अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा आर हमारे पास काफी लार्ज वैल्यू यहाँ पे। तो डेल्टा टी हम यहाँ पे 0 रख लेंगे तो डेल्टा टी वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास डेल्टा टी 0 हो जाता है तो इवेंट्स जो होते हैं वो सिमिल्टेनियसली हो जाते हैं।
हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास स्पेस है वो डोमिनेट कर जाएगी टाइम को, तो डेल्टा टी वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो वो इसको हम 0 कंसीडर कर लेंगे। तो इसका हमारे पास ये हो जाएगा कि डेल्टा आर इक्वल्स टू आई एस होगा। जब हम एस का स्क्वायर रिमूव करेंगे तो हमारे पास डेल्टा आर आई एस के इक्वल हो जाएगा, और अयोटा यहाँ पे हमारे पास इक्वल होगा √-1 के। तो इसमें हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास जो स्पेस लाइक सेपरेटेड इवेंट्स में प्रॉपर टाइम जो होता है वो हमारे पास इमेजिनरी होता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइम लाइक सेपरेटेड इवेंट्स। तो टाइम लाइक में हमारे पास ये होता है कि एस स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है। इसमें हमारे पास जो डेल्टा आर का स्क्वायर है, यानी कि जो स्पेस का स्क्वायर है, वो हमारे पास 0 हो जाएगा, और सी स्क्वायर डेल्टा टी का होल का स्क्वायर हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें हमारे पास ये टाइम जो है वो डोमिनेट कर जाता है स्पेस पे। तो अब इसमें हमारे पास एस वो इक्वल हो जाएगा सी डेल्टा टी के, यानी कि टाइम लाइक सेपरेटेड इवेंट्स में जो हमारे पास प्रॉपर टाइम होता है वो रियल होता है, और अगर हमारे पास एस 0 हो जाए तो टाइम इंटरवल जो होता है वो नल इंटरवल बन जाता है। इसके बाद फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि हमने डेल्टा टाउ स्क्वायर जनरल डेफिनेशन में हमने किस तरह लिया था। अब सर स्लाइड्स आगे करना। हमने डेफिनेशन में लिया था कि डेल्टा एस का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है सी स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जी का स्क्वायर। जब हम इसको पहले हम डेल्टा एक्स स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा डेल्टा टाउ का स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जी का स्क्वायर ओवर सी का स्क्वायर। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी ये स्पेस कंपोनेंट को शो कर रहे हैं, और डेल्टा टी टाइम को हमारे पास शो कर रहा है। तो डेल्टा टाउ का स्क्वायर हमारे पास डेल्टा टाउ जब हम इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर टाइम आ जाएगा। तो इससे बाद हमने ये शो किया कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, क्योंकि वो हमारे पास फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर टाइम है वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट पे। तो हमारा जो प्रॉपर टाइम इंटरवल है ना वो भी फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ पे आगे वाली स्लाइड में हमने वही बात डिस्कस की हुई है कि हम यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं प्रॉपर टाइम के लिए, और हमारे पास जो प्रॉपर टाइम होगा वो फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब फर्दर हम देखेंगे जो हमारे पास पहली डेफिनेशन थी उसमें ये था कि हमारे पास इवेंट्स एग्जैक्टली सेम हो गए, लेकिन जो हमने दूसरी डेल्टा टाउ वाली डेफिनेशन बनाई उसमें भी हमारे पास प्रॉपर टाइम हमें मिलेगा, लेकिन वो हमारे पास इमेजिनरी होगा। और अब हम इसमें देखते हैं कि वो पहली डेफिनेशन के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो पहली डेफिनेशन में भी हमें प्रॉपर टाइम मिल रहा था, लेकिन उसमें हमारे पास बैरियर ये आ रहा था कि कुछ मतलब स्पेस में जाके या फिर कहीं भी हमारे पास हमें ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मिलता जहाँ पे सेम टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन पे इवेंट्स हैपन हो रहे हो। तो उसके लिए हम लोगों ने ये किया था, लिहाजा हमारे पास जो जनरल डेफिनेशन है अब हमने डेल्टा टाउ वाली डिराइव की है, उससे हमारे पास ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर टाइम इंटरवल है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास डेल्टा एक्स डेल्टा इक्वल्स टू 0 डेल्टा वाई इक्वल्स टू 0 डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 लिया हुआ है। ये इसलिए कि जब हम सेम पोजीशन पे लेंगे तो हमारे पास उनका जो डिफरेंस है, यानी कि एक्स वाई जी का जो हमारे पास डिफरेंस है वो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इवेंट जो है वो सेम पोजीशन पे कर हो रहा है, तो उनके अंदर कोई डिस्टेंस नहीं होगा। तो अब हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा टाउ का स्क्वायर डेल्टा टी के स्क्वायर को इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे ये प्रॉपर टाइम इंटरवल को शो करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जी का स्क्वायर जब हमारे पास ग्रेटर हो जाए डेल्टा टी के स्क्वायर से, तो हमारे पास जो प्रॉपर टाइम इंटरवल है वो हमारे पास इमेजिनरी हो जाता है। तो अब मैं इस बात को कंक्लूड करती हूँ, ये है कि हमारे पास जो अब हम डेल्टा टाउ वाली कंडीशन जिसमें हमने इमेजिनरी वाला प्रॉपर टाइम इंटरवल फाइंड किया है वो हमारे पास मोर कन्वीनियंट डेफिनेशन है। और दूसरा ये कि हमारे पास स्पेस टाइम इंटरवल में हमारे पास जो टाइम होता है वो इमेजिनरी बन जाता है और रियल हो जाता है टाइम लाइक सेपरेटेड इवेंट्स में। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल द मीन जस्ट वो डिस्कस करेंगे आगे इनकी टाइम लाइक स्पेस लाइक इंटरवल की एग्जांपल्स एंड टाइम लाइक इंटरवल की डेफिनेशन। थैंक यू। Assalamualaikum. I am Zarmeen Nidaz, roll number 5. I will explain two examples related to proper time interval in which we will show that if we change our frame of references, but the proper time interval for that event remains the same. Let's see the first example. First example में हमारे पास एक frame of reference S है जिसके अंदर दो events occur हो रहे हैं E1 and E2. E1 occur हो रहा है at the position X1 150 मीटर और इसका टाइम है T1 0.3 माइक्रोसेकेंड। E2 occur हो रहा है at the position X2 210 मीटर और इसका टाइम T2 है 0.4 माइक्रोसेकेंड।
हमने फाइंड करना है इसके अंदर प्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर टाइम इंटरवल का फार्मूला है डेल्टा टी स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डेल्टा एक्स और डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, पहले x2 माइनस x1 करेंगे, 210 माइनस 150 करेंगे तो हमें 60 मीटर मिल जाएगी डेल्टा एक्स की वैल्यू। देन हम डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, c इंटू डेल्टा टी। c की वैल्यू हम पुट की 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड। t2 माइनस t1 करेंगे, मीन 0.4 माइनस 0.3 करेंगे तो 0.1 वैल्यू हमें मिलेगी, मल्टीप्लाई 10⁻6। 1 माइक्रो सेकेंड हमें पता है 10⁻6 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमें डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी 30/c। यहाँ से हम देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो है वो डोमिनेट कर रहा है सी डेल्टा टी पे, मीन्स के ये स्पेस लाइक सेपरेटेड इवेंट है। और इसमें हमें जो डेल्टा टी की जो स्पेस प्रॉपर टाइम इंटरवल की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो इमेजनरी मिलेगी। अब हम नेक्स्ट अब हम डेल्टा टाउ प्रॉपर टाइम इंटरवल के फार्मूला में अपनी ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमें यहाँ से हमने वैल्यूज पुट की तो इधर आया स्क्वायर रूट 900 ओवर सी स्क्वायर माइनस 3600 ओवर सी स्क्वायर। इसका एलसीएम लिया तो हमें मिली वैल्यू नेगेटिव 2700 ओवर सी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल्स होता है अयोटा के, और बाकी सारी वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें आंसर मिलता है 0.173 अयोटा माइक्रो सेकेंड। तो ये हमारे पास प्रॉपर टाइम इंटरवल की वैल्यू आ गई है। अब हम सेम इवेंट्स को एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे, जो कि एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कि 0.6 नीचे करो, जो कि 0.6 सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0.6 सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और इस ऑब्जर्वर से हम इवेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, उसके फॉर्मूलास को यूज करते हुए हम सबसे पहले गैमा की वैल्यू फाइंड करेंगे। गैमा की वैल्यू हमने सिंपल अपने फार्मूले से फाइंड की है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। इसकी गैमा की वैल्यू आ गई 1.25। नेक्स्ट हमें लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले डेल्टा एक्स का फार्मूला होता है डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी। सबसे पहले हमने डेल्टा गैमा की वैल्यू पुट की है 1.25। देन हमने डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट की है माइनस वी की वैल्यू पुट की है, और डेल्टा टी की वैल्यू 30/c पुट की है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा एक्स प्राइम की वैल्यू आ गई 52.5 मीटर। देन हमने डेल्टा टी प्राइम फाइंड करना है। डेल्टा टी प्राइम का फार्मूला होता है डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू डेल्टा टी माइनस वी इंटू डेल्टा एक्स ओवर सी स्क्वायर। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की हैं, ऊपर करो, गैमा की वैल्यू पुट की 1.25 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू पुट की 30/c माइनस वी की वैल्यू पुट की 0.6 सी, डेल्टा एक्स की वैल्यू थी 60/c स्क्वायर। से सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा टी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी -7.5/c। तो हमें लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पता है कि y प्राइम इक्वल होता है y के और z प्राइम इक्वल होता है z के। तो इधर डेल्टा y प्राइम इक्वल आ जाएगा डेल्टा y, और ये वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल, और डेल्टा z प्राइम इक्वल होता है डेल्टा z के, और इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल आएगी, क्योंकि इन्होंने y और z के अलोंग कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया है। देन हम अपनी सारी वैल्यूज को प्रॉपर टाइम इंटरवल के फार्मूलाज में पुट करेंगे, जो कि हमें सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इसका आंसर मिलेगा 0.173 अयोटा माइक्रो सेकेंड, जो कि हमारे जो पहला हमने एस ऑब्जर्वर के थ्रू जो हमने प्रॉपर टाइम इंटरवल फाइंड किया था, और जो हम एस प्राइम के थ्रू हमने प्रॉपर टाइम इंटरवल फाइंड किया, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सेम आई है। और इसके अंदर हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा टी की वैल्यूज जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन जो हमारा प्रॉपर टाइम इंटरवल की वैल्यूज आई हैं वो बिल्कुल सेम आई हैं। तो इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये एक 4 स्केलर क्वांटिटी है। अब हम एक डिफरेंट सिनेरियो में एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक मूविंग ऑब्जेक्ट है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जो कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक टावर है जो कि फिक्स टावर है। इसकी हाइट है 288 मीटर, और ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो इस हाइट को कवर कर रहा है 1.2 माइक्रो सेकेंड्स में। अब हमने टावर के अक्रॉस प्रॉपर टाइम इंटरवल फाइंड करना है। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा डेल्टा टाउ
फाइंड करना है। हाइट ऑफ टावर है 288 मीटर और T2 है हमारे पास 1.2 माइक्रो सेकेंड। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो है। ये हमारे पास फुल सिनेरियो है कि हमारे पास एक टावर है, फिक्स टावर है जिसकी हाइट है 288 मीटर और इवेंट ए एट द पोजीशन, जब वो टावर के टॉप पर है तो वहाँ पे इवेंट ए अकर हो रहा है और वो मूव कर रहा है अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। और इस पॉइंट पे इवेंट ए पे जो हमारे पास x1 की वैल्यू होगी वो 0 होगी क्योंकि x के अलोंग उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। लेकिन जो y डायरेक्शन है क्योंकि ये अलोंग द नेगेटिव y डायरेक्शन मूव कर रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट होगी, मीन्स कि यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। लेकिन हम यहाँ पे अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये पार्टिकल जो है विद कांस्टेंट वेलोसिटी u के साथ मूव करेगा और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, और जब ये पार्टिकल ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचेगा वो हमारे पास इवेंट बी होगा और यहाँ पे जो हमारे पास एक्स वाई और जी की वैल्यू होगी वो 0 होगी क्योंकि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। और यहाँ पे ऑब्जर्वर एस मौजूद है और साथ में इसका एस प्राइम ऑब्जर्वर मौजूद है जो कि 0.6 वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इन दोनों ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हमने इस इवेंट को ऑब्जर्व करना है और डेल्टा प्रॉपर टाइम इंटरवल हमने फाइंड करना है और देखेंगे कि प्रॉपर टाइम इंटरवल से इसका क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पेज और क्योंकि हम ये लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में बात कर रहे हैं तो इस वजह से जो एस और एस प्राइम है जो ये कॉइंसाइड करेंगे। नाउ यहाँ पे इवेंट 1 है, इवेंट 1 के लिए x1 नीचे करो, हाँ, इवेंट 1 के लिए हमारे पास x1 की वैल्यू 0 होगी और y1 की वैल्यू 288 मीटर है क्योंकि जो हाइट टावर की होगी वही y1 की वैल्यू है और T1 इनिशियल पॉइंट है हमारा जहाँ पे पार्टिकल इनिशियल पॉइंट पे मौजूद है तो इनिशियल टाइम्स का 0 है और इवेंट 2 जो है जहाँ पे पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच गया तो x2, y2 और z2 की वैल्यू 0 है और T2 ये वो वैल्यू है जो पार्टिकल ने जमीन पर तक आने के लिए उसे जितना टाइम लगा ये T2 वो टाइम है 1.2 माइक्रो सेकेंड। अब हम अपना फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे डेल्टा टाउ, यहाँ पे डेल्टा टाउ आएगा, डेल्टा टाउ स्क्वायर नहीं आएगा। डेल्टा टाउ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और डेल्टा टी स्क्वायर माइनस डेल्टा आर स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और डेल्टा आर स्क्वायर यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके अंदर डेल्टा एक्स स्क्वायर जो है वो 0 है क्योंकि लॉन्ग एक्स एक्सिस उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया और डेल्टा वाई हमारे पास y2 माइनस y1 करेंगे तो 288 स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ जाएगा और डेल्टा जी के लॉन्ग भी कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया इस वजह से वो भी 0 है। तो हम डेल्टा टाउ में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे डेल्टा टाउ आएगा तो डेल्टा टाउ में वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो हमें डेल्टा टाउ की वैल्यू मिलेगी 0.72 माइक्रो सेकेंड्स। नीचे करते हैं। नेक्स्ट हम अब इसे इवेंट को ऑब्जर्व करेंगे एज प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो कि 0.6 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम गैमा की वैल्यू फाइंड करेंगे अपने उसी फॉर्मूले से 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर से, तो इसकी गैमा की वैल्यू आ जाएगी 1.25। डेल्टा एक्स प्राइम की वैल्यू उस फॉर्मूले से यूज करेंगे यहाँ पे डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू डेल्टा एक्स माइनस बी डेल्टा टी। गैमा की वैल्यू पुट की 1.25, डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी उनके एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस 0 है, माइनस वी की वैल्यू पुट की और डेल्टा टी की वैल्यू 1.2 है हमारे पास, मल्टीप्लाई -6 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे -2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह हम डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 288 मीटर, तो डेल्टा वाई प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 288 मीटर। डेल्टा टी प्राइम की वैल्यू फाइंड करेंगे लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूला से तो आ जाएगी गैमा इनटू डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स ओवर सी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे तो डेल्टा टी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम अब ये वाली सारी वैल्यूज अपने प्रॉपर टाइम इंटरवल के फार्मूला में पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.72 माइक्रो सेकेंड। अब हम देखते हैं कि हमने जो ऑब्जर्व किया एस और एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से प्रॉपर टाइम इंटरवल को, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों प्रॉपर टाइम इंटरवल की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सेम आई है। नाउ आई इनवाइट हफ्सा टू कंक्लूड दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।
नेक्स्ट हम प्रॉपर टाइम का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से वो टाइम डायलेशन के साथ रिलेट करता है और हम कब प्रॉपर टाइम को वही टाइम कह देते हैं जब हम टाइम डायलेशन से फाइंड आउट करते हैं। टाइम डायलेशन में हमने जो लॉरेंट्ज का टाइम का फैक्टर है वो हमारे पास ये था कि जब हम टी से टी प्राइम में टाइम चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आया था और वहां पे हमने कहा था कि इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाए और v बहुत स्मॉल हो जाए स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब वो नॉन रिलेटिविस्टिक बन जाए, तो हमारे पास ये वाला फैक्टर इग्नोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ये लेट करते हुए चलते हैं कि हमारे पास अगर डेल्टा एक्स 0 के इक्वल हो जाए तब भी ये फैक्टर हमारे पास 0 के इक्वल हो जाता है। तो हम इसको 0 के इक्वल ले लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने इसमें देखा है कि हमारे पास डेल्टा एक्स तो 0 हो गया, लेकिन डेल्टा वाई और डेल्टा जेड के बारे में हमें नहीं पता कि वो मे भी डिफरेंट हो। जिस तरह लास्ट एग्जाम्पल में हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू -288 आ रही थी, लेकिन हम फिर भी टाइम डायलेशन के फॉर्मूला पर थोड़ा सा वर्क करेंगे और देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, लेकिन डेल्टा वाई हमारे पास इक्वल नहीं है 0 के लिए, लास्ट एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था। अब हमने इस फ्रेम पे कि हमारे पास इवेंट हो रहे हैं वो एट द सेम पोजीशन अकर हो, तो हम उसके लिए एक न्यू फ्रेम को बना लेंगे और वो फ्रेम वहीं पे होगा जहां पे पार्टिकल होगा, वो पार्टिकल का ही फ्रेम होगा। तो उसके लिए हम एक नया फ्रेम डेवलप करते हैं और वो फ्रेम कुछ इस तरह का होगा। ये हमने यहाँ पे ये पार्टिकल है, इसके रिस्पेक्ट से हमने एक और फ्रेम एस डबल प्राइम ले लिया और यहाँ पे इवेंट अब अकर हो रहा है और जब यहाँ पे इवेंट अकर होगा तो ये दोनों इवेंट एट अ सेम पोजीशन पे होंगे। इसको अब हमने इसके थ्रू फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रॉपर टाइम और टाइम डायलेशन का क्या रिलेशन होगा। जब हम एस प्राइम के रिस्पेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी हमारे पास u होगी और जो u होगी ये नेगेटिव y डायरेक्शन में है। y डायरेक्शन इस साइड पे है लेकिन वेलोसिटी हमारे पास y के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारे पास u जो होगा वो नेगेटिव वेलोसिटी होगी। इसके अलावा हम अगर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हमें कहती है कि जो दो फ्रेम है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जिसके अलोंग होती है तो बस उसी फैक्टर में चेंज आता है। जिस तरह अगर हम s से s प्राइम में जा रहे हैं तो हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास 0.6 c आ रही है और वो x के रिस्पेक्ट से आ रही है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास y के रिस्पेक्ट से आ रही है। तो इस केस में हमारे पास जो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है वो x के लिए तो सेम रहेगी कि डेल्टा x हमारे पास डेल्टा x प्राइम आएगा, लेकिन हमारे पास डेल्टा y प्राइम इक्वल नहीं आएगा। ये जनरल फॉर्म में s से s प्राइम है, लेकिन हमने यहाँ पे चूंकि s डबल प्राइम को डील करना है इस वजह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि डेल्टा s डबल प्राइम इक्वल हो जाएगा डेल्टा x के, लेकिन डेल्टा y डबल प्राइम जो इक्वल होगा उसमें हमारे पास लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास y की डायरेक्शन में है। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होता था लेकिन ये वेलोसिटी नेगेटिव y डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स की बजाय डेल्टा वाई आ जाएगा। अब हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग सिंपलेस्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे y/t। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। y हमारे पास था 288 जो कि हाइट थी टावर की और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास गिवन था, तो हमारे पास यहाँ पे ये रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करते हुए हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, गैमा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3। डेल्टा एक्स हमारे पास 0 था, डेल्टा वाई हमारे पास था 0 - 288 तो वो -288 आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा टी भी गिवन था और ये सारे हैं एस फ्रेम के रिस्पेक्ट। अब हमने इसको ट्रांसफर करना है एस डबल प्राइम के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा वाई डबल प्राइम का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू निकाल ली और ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब डेल्टा एक्स डबल प्राइम भी 0 हो गया, डेल्टा वाई डबल प्राइम भी 0 हो गया और डेल्टा जेड डबल प्राइम भी 0 हो गया। तो जब हम डेल्टा टी डबल प्राइम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0.72 माइक्रोसेकंड और ये हमारे पास एस डबल प्राइम के लिए प्रॉपर टाइम होगा क्योंकि ये यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है कि जब ये सारे 0 के इक्वल हो जाएंगे इन सब पे प्राइम आएगा। तो ये जब सारे 0 के इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास इवेंट एट अ सेम प्लेस अकर होगा और जब वो सेम प्लेस पर होगा तो जाहिर सी बात है जो टाइम हम लोग नोट करेंगे वो प्रॉपर होगा। ये प्रॉपर टाइम की डेफिनेशन है हमारे पास, लेकिन आगे हम इसको मजीद चेक करते हैं प्रॉपर टाइम के लिए कि अगर हम डायरेक्टली एस डबल प्राइम से एस प्राइम की तरफ मूव करें तो हमारे पास क्या चेंजिंग आती है। सबसे पहले तो हम
वेरीफाई करते हैं कि हमने जो टाइम निकाला है वो एग्जैक्टली सेम है भी, प्रॉपर टाइम है भी कि नहीं है। तो हम एस डबल प्राइम से एस पे जाते हैं। उसके लिए हम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे टाइम डायलेशन का फॉर्मूला यूज करके ये फाइंड आउट करते हैं कि उसका टाइम क्या आ रहा है। जब हमने इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारे पास इन दोनों के लिए गैमा की वैल्यू आई थी 5/2 और प्रॉपर टाइम हमारे पास एस डबल प्राइम का था 0.72। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1.2 माइक्रो सेकेंड आ रहा है, जो कि एग्जैक्टली इक्वल उसके जो हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। नेक्स्ट अब हमने जानना है एस डबल प्राइम से एस पे। तो हम लोगों ने उसके लिए हमें वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है एस प्राइम और एस के दरमियान, वही वाली वेलोसिटी को हम लोग लेके चलते हैं और वहां ये है हमारे पास 0.6 c। और इसी तरह हमने कहा था कि एस डबल प्राइम जो वाई डायरेक्शन में है, जब हम लोगों ने वेलोसिटी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए चेंज करनी है, तो हमारे पास वेलोसिटी सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, तो हमारे पास जो दूसरी दोनों डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। यू एक्स और यू जेड जीरो हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करके जब वैल्यू निकालनी है, और यू वाई हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था वाई ओवर टी के फॉर्मूले से। लॉरेंस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज की तो हमारे पास यहाँ पे यू एक्स प्राइम की भी कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि एस प्राइम के रिस्पेक्ट तो रिलेटिव वेलोसिटी थी और एस प्राइम जो है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट भी मूव कर रहा है, बेशक एक्स डबल प्राइम नहीं कर रहा। तो हमारे पास ये यू एक्स प्राइम आ गया और यू वाई प्राइम आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक मसला आ गया कि हम लोग गैमा में वेलोसिटी की कौन सी वैल्यू यूज करें। तो हम गैमा में वेलोसिटी की दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे, दोनों का स्क्वायर लेके उनको ऐड करके यूज करेंगे और इस तरह, और वहां से हमारे पास गैमा की वैल्यू आ जाएगी 1/0.48। अब हमने इस पे टाइम डायलेशन का फॉर्मूला लगाना है एस प्राइम के रिस्पेक्ट टाइम फाइंड करने के लिए। तो जब हम एस प्राइम के रिस्पेक्ट टाइम फाइंड करने के लिए, प्रॉपर टाइम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये आएगा 1.5 माइक्रो सेकेंड। सो बेसिकली ये टाइम एग्जाम्पल 2 को अगर हम देखें, ये उसके इक्वल है जब हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके डायरेक्ट वे में एस से एस प्राइम के लिए डेल्टा टी प्राइम फाइंड आउट किया। तो इस केस में हमारे पास प्रॉपर टाइम यही होगा और ये तब यूज होगा जब हमारे पास सारे जो चेंज आ रहे हैं एक्सिस में वो जीरो के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ ये सारी प्रॉपर एक एग्जांपल को शो किया हुआ है कि जब हम एस प्राइम से एस में जाते हैं या फिर एस से एस प्राइम में जाते हैं और फिर एस डबल प्राइम से एस प्राइम में आते हैं, तो हमारे पास जो टाइम डायलेशन हो रही होती है वो इस तरह से हो रही होती है। वो कुछ केस ऐसे होते हैं कि जब एस से एस प्राइम में जाते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं करते प्रॉपर टाइम की डेफिनेशन को, उनका टाइम चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि यहाँ पे जो मोशन है पार्टिकल की वो वाई डायरेक्शन में है, वो एक्स डायरेक्शन में नहीं है। इसलिए जब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि टाइम डायलेशन और टाइम प्रॉपर टाइम को फार्मूले के, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगी। और जो टाइम डायलेशन है वो हम सिर्फ यूज कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट के लिए जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो। अगर एक्सीलरेटिंग हो तो हम उसके लिए प्रॉपर टाइम डायलेशन और प्रॉपर टाइम को रिलेट नहीं कर सकते। थैंक यू। ओके बच्चे, थैंक यू। स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? एनीवन? सबसे आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। ओके ओके बच्चे। ओके स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज इन माय ओपिनियन हफ्सा की प्रैक्टिस ठीक थी। एग्जांपल इन्होंने अच्छी एक्सप्लेन किया प्रॉपर्ली और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन एग्जांपल में से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बन सकते हैं। काफी वाला जो लेक्चर था वो बेसिकली सारा का सारा कॉन्सेप्ट था, उसमें इंपॉर्टेंट दो चीजें थी, मिन्कोव्स्की स्पेस टाइम और आपके पास फोर वेक्टर, और शॉर्ट के लिए था काजुअलिटी प्रिंसिपल। आज जो हमने पढ़ा है उन्हीं की एग्जांपल है, उन्हीं को आगे एक्सटेंड करके डिटेल में विद हेल्प ऑफ एग्जांपल मैथमेटिकली इन चीजों को एक्सप्लेन किया अफसाने, और दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जांपल पर्सपेक्टिव। कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज अटेंडेंस मैंने आप सबकी मार्क कर दी है, लेकिन क्वेश्चन आप नहीं पूछा करो क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन में मैंने ओवरऑल देखा प्रेजेंटेशन अच्छी थी, सबने अच्छा एक्सप्लेन किया इसमें, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन किसी ने